गुड मॉर्निंग क्लास से। आज हम चैप्टर सेकेंड को ही कंटिन्यू करेंगे, डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। आई होप आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे, घर पे अच्छे से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। स्टडी करें और साथ में अपना ख्याल भी रखें, साफ सफाई का, और ज़्यादा बाहर भी ना जाएं, ठीक है। बेटा, yesterday I taught you on being discriminated against। मैंने ये आपको पढ़ाया था कि मतलब डाइवर्सिटी जो है वो क्या क्रिएट कर देती है। डाइवर्सिटी की वजह से डिस्क्रिमिनेट करने लगते हैं लोग एक दूसरे के साथ। इवन जो डाइवर्सिटी है उसके अलग अलग जो एस्पेक्ट हैं, जैसे कि इकोनॉमिक स्टेटस है, रिलीजन है, कास्ट है, इनके बेसिस पर लोग क्या करने लगते हैं, डिस्क्रिमिनेट करते हैं दूसरे लोगों के साथ। और वो सिर्फ रिलीजन या इकोनॉमिक स्टेटस के बेसिस पर ही नहीं, बल्कि नेचर ऑफ वर्क के बेसिस पर भी, कि मतलब कोई पर्सन किस तरीके का वर्क कर रहा है, इस पर भी डिस्क्रिमिनेट लोगों को किया जाता है। फिर मैंने आपको एक स्टोरी पढ़ाई थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। डिस्क्रिमिनेट करते हैं हम, क्यों करते हैं डिस्क्रिमिनेट, ये मैंने आपको बताया था कि जब हम प्रेजुडियस स्टेरियोटाइप यानी कि प्रेजुडियस या स्टेरियोटाइप के बेसिस पर जजमेंट दे देते हैं अदर पर्सन को नेगेटिवली, और उसके अकॉर्डिंग, मतलब मैंने नेगेटिव थिंकिंग बनाई अपने माइंड में किसी के लिए, तो क्या होता है, मैं उसके अकॉर्डिंग एक्शन करने लगती हूँ, उसके अकॉर्डिंग काम करने लगती हूँ और दूसरों के साथ रॉन्ग बिहेव करने लगती हूँ। तो मतलब एक तरीके से मैंने प्रेजुडियस कर दिया, जजमेंट दे दिया, स्टेरियोटाइप एक थिंकिंग रख ली, तभी तो मैंने डिस्क्रिमिनेट करना स्टार्ट किया लोगों को। आज हम इसमें आगे बढ़ेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में। आपको बताऊं ये, और एक और चीज आपको, ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, ये जो कॉन्सेप्ट है, वो सिर्फ पहले के टाइम पे चलता था, अब बिल्कुल ऐसा नहीं है। अब काफी चेंजेस हो चुके हैं। आप देखेंगे चाहे जॉब हो, ऑफिसेस हो, या कहीं भी किसी भी सोसाइटी में कहीं भी देखें तो आपको डिस्क्रिमिनेशन नाम की चीज देखने को नहीं मिलेगी। ये हिस्ट्री के टाइम पे था, जब तक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना था। जब कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हुआ तो उसमें फंडामेंटल राइट्स भी लिखे गए, फंडामेंटल ड्यूटीज भी लिखी गई, और उसके बाद ये डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो गया। वो हम जानेंगे कैसे आगे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 1956 is considered the father of the Indian Constitution and is also the best known leader of the Dalit। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है वो बेस्ट लीडर है, सिर्फ दलित के लिए नहीं बल्कि सभी के लिए। क्यों? और वो फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हुआ है, जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा है, वो किसके द्वारा ड्राफ्ट किया गया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। इसलिए वो फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जाने जाते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर फाउट फॉर द राइट्स ऑफ द दलित कम्युनिटी। ही वॉज बॉर्न इनटू द मेहर कास्ट। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने उन्होंने बहुत ज्यादा फाइट करी है दलित कास्ट के लिए, स्ट्रगल किया है बहुत ज्यादा उनको हर चीज में आगे बढ़ाने के लिए। क्यों? हिस्ट्री के टाइम पे ये होता था बेटा कि अगर कोई मेहर कास्ट में बॉर्न हुआ है चाइल्ड, तो क्या होगा, वो सेम एज यूजुअल वैसे ही काम करेगा जैसे उसके फादर या ग्रैंडफादर करते थे। जैसे कि कोई एग्जाम्पल, ए चाइल्ड बॉर्न हुआ है मेहर कास्ट में, तो अगर इनके फादर कटिंग कर रहे हैं हेयर की, तो सेम इस बच्चे को भी सेम वही काम करना पड़ेगा। ऐसा पहले रूल्स थे पहले, ठीक है, हिस्ट्री के टाइम पे। लेकिन आज ऐसा नहीं है कि जो हमारे पेरेंट्स काम करें हम उसी काम को कंटिन्यू रखें, नहीं। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बहुत ज्यादा फाउट किए दलित को आगे बढ़ाने के लिए, और उन्होंने बहुत ज्यादा स्ट्रगल भी किया दलित कम्युनिटी के लिए। The mayors were poor, owned no land, and children born to them also had to the same one that I told you. They lived in space outside the main blaze and were not allowed into the blaze. हिस्ट्री में पहले क्या होता था, जब तक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट नहीं हुआ था, कि जो दलित कास्ट थी उनके बच्चों को सेम वही काम करना पड़ता था जो उनके फादर या ग्रैंडफादर ने किया। साथ में इनका जो मेहर होते थे, या आप दलित कह सकते हैं, इनको मेन ब्लेज में एंटर करने के लिए भी अलाउड नहीं किया जाता था। ब्लेज के अंदर भी एंटर नहीं करने दिया जाता था। इनका एक अपना अलग
जगह होती थी रहने की ब्लेज के बाहर, ये ब्लेज के बाहर आउटसाइड में रहते थे, ब्लेज के अंदर भी इन्हें एंटर नहीं करने दिया जाता था। तो भीमराव अम्बेडकर बहुत ज्यादा फाउट किए कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ये चीज गलत है। Bhimrao Ambedkar was the first person from his caste who completed England to become a lawyer. He encouraged Dalits to send children. पहले तो वो लड़े कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि ब्लेज अलग हो, मेन मतलब ब्लेज में मेहर कास्ट को या दलित कास्ट के बच्चों को या लोगों को एंटर ही नहीं करने दिया जाए, तो इस चीज के लिए भी लड़े। साथ में वो फर्स्ट अपनी कास्ट कम्युनिटी के फर्स्ट पर्सन थे जो इंग्लैंड गए पढ़ने के लिए और वहां से लॉयर बन के आए। साथ में आकर के और जब वो लॉयर बन के आए तो उन्होंने दलित लोगों को, दलित कम्युनिटी को बहुत ज़्यादा एनकरेज किया कि हमें अपने बच्चों को क्या करना चाहिए, आगे पढ़ाने के लिए भेजना चाहिए। अर्ज किया उन्होंने कि मतलब बहुत फोर्स किया, एनकरेज किया, मोटिवेट किया कि हमें हर बच्चे को स्कूल पढ़ाने भेजना चाहिए, क्योंकि अगर एजुकेशन होगी तभी आगे बढ़ा जा सकता है, तभी कुछ किया जा सकता है और इस कास्ट कम्युनिटी जो सिस्टम है उसको चेंज किया जा सकता है, कास्ट सिस्टम को। He kinds of different kinds of government job in order to move out of the caste system. He led many efforts to Dalit to gain entry. उन्होंने दलित कम्युनिटी को एजुकेशन के लिए मोटिवेट किया, साथ में उन्होंने गवर्नमेंट जितनी भी डिफरेंट काइंड्स ऑफ गवर्नमेंट थी उसमें से ये चीजें हटवाई कि दलित पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे पहले गवर्नमेंट जॉब में, तो ये कॉन्सेप्ट उन्होंने रिमूव करवाया, लोगों को मोटिवेट करा एजुकेशन और डिफरेंट काइंड्स ऑफ जॉब में पार्टिसिपेट करने के लिए कि आप हर तरीके की जॉब में पार्टिसिपेट करिए, हर तरीके की एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करिए। उन्होंने एंट्री जो थी टेम्पल में अनटचेबल्स मतलब सॉरी दलित की जो एंट्री थी वो भी उन्होंने अलाउड करवाई। पहले दलित जो लोग थे उनको हिस्ट्री के टाइम पे मंदिर में एंटर नहीं करने दिया जाता था, तो उन्होंने उस एंट्री को भी अलाउड करवाया। तो बहुत सारे काम किए उन्होंने, बहुत बहुत गुड वर्क किए। मतलब लेटर ही कन्वर्ट टू बुद्धिज्म इन हिज सर्च फॉर रिलीजन दैट ट्रीटेड ऑल मेंबर्स इक्वली। बाद में उन्होंने अपना धर्म चेंज करके, अपना रिलीजन चेंज करके वो बुद्धिज्म में चेंज मतलब कन्वर्ट कर लिया। उन्होंने बुद्धिज्म रिलीजन को एक्सेप्ट कर लिया। क्यों? क्योंकि बुद्धिज्म ऐसा धर्म है, ऐसा रिलीजन है, हिस्ट्री से लेकर के अभी तक ये एक ऐसा रिलीजन है जिसमें इक्वलिटी है। हिस्ट्री से लेकर के अभी तक मॉडर्न टाइम तक भी इसमें क्या है, इक्वलिटी। इसमें कोई इंफीरियर कोई सुपीरियर नहीं है, ये सभी लोगों को इक्वली ट्रीट करते हैं। जो बौद्ध धर्म में आते हैं, बुद्धिज्म में आते हैं, वो सबको एक तरह से, इसलिए उन्होंने इक्वलिटी को फाइंड आउट करने के लिए, सर्च करने के लिए उन्होंने अपने रिलीजन को, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अपने रिलीजन को बुद्धिज्म में चेंज कर लिया, क्योंकि वो इक्वलिटी को जानना चाहते थे कि क्या मतलब इक्वलिटी किस तरीके से लोगों में आ सकती है, कैसे हम लोगों में इक्वलिटी क्रिएट कर सकते हैं डिस्क्रिमिनेशन को हटा के। क्योंकि वो बचपन से लेकर के अब तक देखते आ रहे थे कि कैसे एक पर्टिकुलर कास्ट कम्युनिटी के साथ इतना डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, इसलिए वो इसको रिमूव करना चाहते थे। और उन्होंने देखा कि एक यही रिलीजन ऐसा है जहां पर सारे मेंबर क्या हैं, मतलब जितने भी पर्सन हैं वो सब इक्वल है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बिलीव दैट दलित मस्ट फाइट द कास्ट सिस्टम। उनका ये भी मानना था कि दलित को सारे जो जितने भी मतलब जितनी भी परेशानियां, जितनी भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उनको नहीं करना चाहिए, उनको उनके खिलाफ लड़ना चाहिए। यानी कि दलित को कितनी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा था कि मतलब वो मंदिर में एंटर नहीं कर सकते हैं, जो पेरेंट्स काम कर रहे हैं उनके बच्चों को भी वही काम करना पड़ेगा, स्कूल नहीं जा सकते हैं उनके बच्चे, उस गांव में नहीं रह सकते हैं उनके बच्चे, और अगर स्कूल जा भी रहे हैं तो अलग बैठेंगे, यहाँ पे दलित के बच्चे बैठेंगे, यहाँ पे सुपीरियर के बच्चे बैठेंगे। तो ऐसा ये सब चीजें, इस चीज से लड़ने के लिए उन्होंने उनको एनकरेज किया कि आपको अपनी प्रॉब्लम के लिए लड़ना चाहिए, जब तक हम अपनी प्रॉब्लम के लड़ेंगे नहीं तो हमें सॉल्यूशन भी नहीं मिलता। इसलिए उन्होंने उनको बहुत ज्यादा इनकरेज किया कि आपको लड़ना चाहिए इन सब सोसाइटी और कास्ट सिस्टम के खिलाफ। उन्होंने दलित को मोटिवेट तो किया कि आपको काम करना चाहिए, अपने प्रॉब्लम्स के खिलाफ लड़ना चाहिए सोसाइटी में कास्ट सिस्टम के खिलाफ,
लेकिन सोसाइटी में ऐसा नहीं कि आप सबसे ही लड़ने लग जाओ, बल्कि जो ये चीजें कर रहे हैं, जो डिस्क्रिमिनेशन में इन्वॉल्व है, उन्हीं के खिलाफ सोसाइटी में आपको लड़िए और एक रिस्पेक्टफुली लड़िए, यानी कि अपने हक के लिए लड़िए, अपने राइट के लिए लड़िए। तो हमने अभी तक पढ़ा कि भीमराव अम्बेडकर ने हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो ड्राफ्ट किया था। और ड्राफ्ट हम इसलिए कहते हैं बेटा क्योंकि ऐसा था, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो पहले ही लिखा जा चुका था, आपको बताऊं, लेकिन इसमें अंबेडकर जी ने बहुत सारे चेंजेस किए थे। जब उन्होंने इसको रीड करा था नेशनल असेंबली में, तो इसको रीड करने के बाद उन्होंने देखा कि शेड्यूल कास्ट के लिए कोई भी रिजर्वेशन नहीं था, कोई भी प्लस पॉइंट नहीं थे उनके लिए, तो उन्होंने इसको में बहुत सारे चेंजेस करे। इसलिए हम कहते हैं कि उन्होंने इसको ड्राफ्ट किया था। लेकिन जब ये ड्राफ्ट हुआ, जब इसमें चेंजेस हुए, तो लिटरली ये एक्चुअली एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन था, जो होना भी चाहिए किसी डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए। इसलिए ये फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहे जाते हैं। इन्होंने दलित कास्ट को बहुत ज्यादा मोटिवेट किया आगे सारे काम करने के लिए, अपनी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए, लड़ने के लिए उनसे, अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए, ताकि वो आगे जाके पढ़ लिख सकें और कुछ कर सकें अपनी लाइफ में, और ये जो कास्ट सिस्टम सोसाइटी में फैला हुआ उसको, उसके खिलाफ लड़ सकें। ठीक है। Imagine how difficult it would be if people could not move one place to another. How insulting and hurtful it is to have people move away, refuse to touch. कितना, मतलब ये सोच कर कि अगर हम इमेजिन करें तो कितना डिफिकल्ट है कि एक पर्सन दूसरी जगह मूव ही ना कर सके। ये एक पर्टिकुलर जगह है और ये मतलब कोई दलित कास्ट या इंफीरियर पर्सन है, वो एक अपनी जगह में ही उसे रहना है, वो दूसरी जगह जाकर के मूव नहीं कर सकता। तो ये कितना पेनफुल है और कितना इंसल्टिंग है। ये चीज कितनी, मतलब हम इमेजिन भी करें तो हमें कितनी पेनफुल लगेगी। साथ में उन्हें वो सारी चीजें जो सोसाइटी में हैं, जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज है, वो भी यूज नहीं कर सकते हैं वो। और उस कुएं से पानी नहीं भर सकते हैं, जिस जिस कुएं से सुपीरियर लोग पानी भरते हैं, उनका एक अलग कुआं है, अलग स्कूल में वो अलग बैठते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं सकते। बच्चों के साथ बच्चे खेल नहीं सकते, एक साथ में काम भी उन्हें वही करना है जो उनकी फैमिली में अब तक होता आ रहा है। अपने आप को वो आगे डेवलप नहीं कर पाते, प्रोग्रेस नहीं करते। तो ये कितना, एक इमेजिन करें तो कितना पेनफुल और कितना मतलब इंसल्टिंग है, एक तरीके से नहीं है ये। This small incident shows how simple task of going from one place to another. मैंने आपको कल एक स्टोरी पढ़ाई थी अम्बेडकर जी की, कि उन्हें एक कार्ट नहीं मिली। कार्ट का मतलब है बैलगाड़ी, ब्लॉक कार्ट नहीं मिली। यहाँ तक कि वो पैसे देने के लिए तैयार थे, डबल किराया दे रहे थे उस गाड़ी वाले को, लेकिन फिर भी उसने उनको ड्रॉप नहीं किया। तो ये क्या है, एक मतलब कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। वो बच्चे वहीं खड़े रहे जब तक कि उनको कोई लेने नहीं आया। आ रहा है समझ में? तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी उस टाइम पर। So clearly, as this story shows, caste-based discrimination is not only limited to preventing Dalits from undertaking certain economic activities, also denies them respect and dignity given to others. हमने कास्ट सिस्टम में अभी तक तो हमने ये देखा कि कास्ट सिस्टम सिर्फ इकोनॉमिक्स के बेस पे नहीं है। इकोनॉमिक का मतलब होता है बच्चे पैसा से रिलेटेड जो भी चीजें होती है। कास्ट सिस्टम हम इकोनॉमिक के बेस पे नहीं करते हैं, बल्कि क्या होता है, जिसके साथ कास्ट के बेसिस पर हम डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, भेदभाव कर रहे हैं, उसको क्या है, एक इंसल्ट भी फील हो रही है, अपने इंसल्टिंग हो रही है, इंसल्ट हो रही है उसकी। ठीक है, इंसल्टिंग फील हो रहा है उसे, डिग्निटी हर्ट हो रही है, उनकी रिस्पेक्ट जो होती है वो हर्ट हो रही है। इकोनॉमिक से कोई मतलब नहीं है कि भाई पैसे नहीं है इसलिए कास्ट डिस्क्रिमिनेट या उनको इस तरीके से हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उनके साथ, नहीं, बल्कि उनके साथ इंसल्टिंग भी फील हो रही है, उनकी डिग्निटी रिस्पेक्ट भी उनकी कहीं ना कहीं हर्ट हो रही है। अब आपने देखा वो छोटे बच्चे पैसे देने के लिए तैयार थे, यानी कि उनके पास पैसे थे, इकोनॉमिकली उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन ये कितनी अपनी रिस्पेक्ट, अपने अंदर एक इंसल्ट फील करने वाली चीज है कि हमें कोई एक जगह से दूसरी जगह नहीं ड्रॉप कर सकता क्योंकि हम इंफीरियर कास्ट में आते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इश्यू था उस टाइम पर, हिस्ट्री के टाइम पर। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका स्ट्राइविंग फॉर इक्वलिटी। स्ट्राइविंग का मतलब होता है स्ट्रगल। ठीक है, स्ट्रगल फॉर इक्वलिटी। अब हमने अभी तक हमने क्या देखा, सब बस हमने ये देखा कास्ट के बेसिस पर, डाइवर्सिटी के डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट पर
लोग क्या कर रहे हैं, भेदभाव कर रहे हैं। डाइवर्सिटी के बहुत सारे एस्पेक्ट्स है ना, इकोनॉमिक, पैसा, एक तो इसकी इकोनॉमिक हो गया, मतलब डाइवर्सिटी का फर्स्ट एस्पेक्ट है इकोनॉमिक। बहुत सारे होते हैं, लैंग्वेज भी होती हैं, कभी कभी हम लैंग्वेज के बेसिस पर भी भेदभाव करते हैं। अरे इसे तो इंग्लिश नहीं आती, हमें इंग्लिश आती है, ठीक है, इस तरीके से। रिलीजन, कास्ट, एजुकेशन, बहुत सारी ऐसी चीज है एंड नंबर ऑफ एस्पेक्ट्स एंड डाइवर्सिटी के। लेकिन आपको एक चीज बताऊं, हमारी कंट्री में, इंडिया में सबसे ज्यादा रिलीजन और कास्ट, इनके बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन होता है। वहीं अगर आप यूएसए की बात करेंगे, वहां पे क्या स्किन कलर के बेसिस पर, हिस्ट्री में, अभी की बात नहीं है, हिस्ट्री की बात है, एक वहां पे क्या स्किन कलर के बेसिस पर डिफरेंस होता था। मतलब कोई काला है तो कोई गोरा है, अगर गोरा है तो वो क्या है, सुपीरियर है, और कोई काला है, जैसे इंडियन होते हैं, ब्रिटिश कलर के होते हैं हम लोग, तो वो क्या है, इंफीरियर। वहां पे स्किन कलर के बेसिस, और हमारी कंट्री में रिलीजन और कास्ट के बेसिस पर होता है। अभी तक आपने पूरे चैप्टर में पढ़ा दी कि लोगों के साथ भेदभाव सिर्फ और सिर्फ कास्ट के बेसिस पर हो रहा है, इकोनॉमिक के बेसिस पर नहीं हो रहा, क्योंकि वो उन बच्चों के पास पैसे थे, वो अच्छे कपड़े पहने थे, वेल मैनर्ड थे, अच्छे से बातें कर रहे थे, लेकिन उस कार्ड वाले ने उन्हें ड्रॉप आउट करना जरूरी नहीं समझा, बल्कि रिफ्यूज कर दिया कि नहीं, मैं नहीं ले जाऊंगा। स्ट्राइविंग, तो जब आपको बताऊं, हिस्ट्री में जितने भी चेंजेस आए हैं, जो भी कुछ हम चेंजेस लेकर आते हैं, सिर्फ हिस्ट्री में नहीं, मॉडर्न में भी, उसके लिए हमें बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, सिर्फ घर पे बैठ करके या कुछ भी सोच के, मतलब कि हाँ बस ये काम हो जाए। अब दलित, जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एजुकेशन ली, लॉयर बने, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करवाए, तो ये क्या इजीली हो गए? नहीं, इसके लिए उन्होंने बहुत ज्यादा अपनी लाइफ में स्ट्रगल किया। हर चीज, किसी भी चेंज को लाने के लिए स्ट्रगल इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया लोगों को में इक्वलिटी को क्रिएट करने के लिए। The struggle for freedom from British rule also included within it the struggle of large groups of people who not only fought against the British but also fought to be treated more equally. अब हम 1947 से पहले की बातें करते हैं, पर्टिकुलर जब ब्रिटिश हमारी कंट्री में रूल कर रहे थे, ठीक है। जब ब्रिटिश हमारी कंट्री में रूल कर रहे थे, तो हम लोग, बहुत सारे ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल थे जो ब्रिटिश के खिलाफ तो लड़ रहे थे कि हमारी कंट्री को छोड़ के जाओ, मतलब हमारी कंट्री पे रूल मत करो, वो ब्रिटिश के खिलाफ भी लड़ रहे थे। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग थे जो इक्वलिटी के लिए लड़ रहे थे कि कास्ट सिस्टम को बिल्कुल रिमूव हो जाना चाहिए हमारी कंट्री से, इस तरीके के कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए कंट्री में, तो वो इसलिए भी लड़ रहे थे ताकि इक्वलिटी क्रिएट हो सके। दलित वुमेन, ट्राइबल्स, पीजेंट्स फाउट अगेंस्ट द इनइक्वलिटीज दे एक्सपीरियंस इन देयर लाइफ। दलित, वुमेन, पीजेंट्स, पीजेंट्स का मतलब होता है, पीजेंट्स का मतलब होता है फार्मर, ठीक है। तो ये सब लोग क्या कर रहे थे, ये लड़ रहे थे इक्वलिटी के लिए, क्योंकि वो अपनी लाइफ में इनइक्वलिटीज को फील कर रहे थे। इनइक्वलिटीज मतलब जब हम समान बिहेव नहीं करते एक दूसरे के साथ, उसे डिस्क्रिमिनेशन का ही मतलब सेकंड पॉइंट है, वो सेकंड वर्ड है, इनइक्वलिटी कहिए या डिस्क्रिमिनेशन कहिए। तो कुछ लोग ऐसे थे जो ब्रिटिश के खिलाफ लड़ रहे थे, ग्रुप ऑफ पीपल, कुछ लोग ऐसे थे जो इनइक्वलिटी के खिलाफ लड़ रहे थे, स्ट्रगल चल रहा था। As pointed out earlier, many Dalits organized themselves to gain entry into temples. बहुत सारे दलित ने मिलकर क्या करा, एक ऑर्गेनाइजेशन बना ली, एक ग्रुप बना लिया, अपने आप को इकट्ठा करके ऑर्गेनाइज करा, और फोर्थली उन्होंने ये मतलब themselves to gain entry ऑर्गेनाइज करा। धीरे धीरे सारे दलित ने मिलकर के एक साथ अपने आप को और इकट्ठा करके यूनिटी दिखा के उन्होंने टेम्पल में एंट्री पाई, मतलब टेम्पल में एंट्री उन्होंने स्टार्ट की। वुमेन डिमांडेड दैट दे शुड हैव मच राइट टू एजुकेशन एज मेन डिड। फर्स्टली टेम्पल में एंट्री, सेकेंडली वुमेन, उनके वुमेन, सॉरी विमेन, जो एक वर्ड होता है उसे कहते हैं वुमेन, और बहुत सारी जो
फीमेल्स होती हैं उन्हें हम विमेन कहते हैं। जो बहुत सारी विमेन थी वो क्या, वो उनकी डिमांड ये थी कि जितना राइट एक मैन को है काम पढ़ने की आज़ादी है, उतना ही फीमेल को भी मिलना चाहिए। एक मैन को उस टाइम बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा क्या, एक मैन को फ्रीडम थी कि वो एजुकेशन ले सकते हैं, लेकिन उतनी ज़्यादा फ्रीडम वुमेन को नहीं थी। तो वुमेन की डिमांड थी कि हमें भी पढ़ने की क्या दी जाए, आज़ादी दी जाए, ताकि हम अपनी मनचाहे पढ़ाई कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकें। Peasants and tribals have to release themselves from the grasp of money lenders and the high interest they were charged. Peasants, जैसा peasants का मतलब फार्मर, विमेन लड़ रही थी अपनी एजुकेशन के लिए, मैन लड़ रहे थे टेम्पल में एंट्री होनी चाहिए हमारी। पीजेंट्स लड़ रहे थे कि ग्रेस्प का मतलब होता है पकड़ किसी चीज की, जैसे कि मैंने डस्टर पकड़ रखा है तो इसको ग्रेस्प कर रखा है मैंने, ठीक है। तो पीजेंट जो फाउट कर रहे थे वो इसलिए कर रहे थे कि मनी लेंडर उनकी जमीन को कंट्रोल, उनकी जमीन ले लिया करते थे और बहुत ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट उनकी हाई होती थी। किनकी? मनी लेंडर्स की। मनी लेंडर्स मतलब होते हैं जो जमींदार होते हैं उनको हम मनी लेंडर्स कहते हैं। मनी लेंडर्स क्या करते थे पहले के टाइम पर, बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाते थे। ताकि अगर किसी पीजेंट ने लोन लिया है मनी लेंडर से, जमीन पर पैसा उधार लिया, अपनी जमीन गिरवी रखे मनी लेंडर से पैसा उधार लिया, तो मनी लेंडर इतनी ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई लगा देते कि अपने पूरी लाइफ में उसे रीपे ही नहीं कर पाते थे, और इसमें इनकी जमीन भी चली जाती थी, अर्निंग भी चली जाती थी, साथ में इनको इनके यहाँ काम भी, मनी लेंडर्स के यहाँ काम भी करना पड़ता था, वो भी फ्री में, क्योंकि इन्होंने पैसा उधार ले रखा है पीजेंट्स ने। तो पीजेंट्स इसलिए लड़ रहे थे कि हमें इनकी पकड़ से आज़ादी चाहिए और इतनी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होनी चाहिए कि हम उसे चुका ही ना पाए। तो हर कोई स्ट्रगल कर रहा था बराबरी के लिए, इक्वलिटी के लिए, अपने राइट्स के लिए। When India became a nation in 1947, our leaders to were concerned about the different kinds of inequalities that exist. जब इंडिया 1947 के बाद आजाद हुआ, 1947 में आजाद हुआ, तो हमारे लीडर्स ने भी क्या करा, हमारे लीडर्स को भी कंसर्न हो गया था। मतलब कंसर्न मतलब वो उन्होंने भी किस चीज के लिए काम करना, किस चीज के लिए लड़ना स्टार्ट कर दिया, इनइक्वलिटीज के खिलाफ। क्योंकि उन्हें भी ऐसा फील हो रहा था कि हमारी कंट्री में बहुत सारी इनइक्वलिटीज एग्जिस्ट करती हैं, और जब हम बराबरी का सबके साथ कॉमन बिहेव नहीं करेंगे, इक्वलिटी नहीं रखेंगे, तो वो कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं कहलाएगी। इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है ना, कि सबको बोलने का अधिकार है, सबको अपनी मर्जी का काम करने का अधिकार है। अगर हम इक्वलिटी ही नहीं शो करेंगे तो वो डेमोक्रेटिक कंट्री कैसी। तो 1947 के बाद जब कंट्री आजाद हुई तो ये लीडर्स भी हमारे कंसर्न हो गए कि हमें इंडिया में जितनी भी इनइक्वलिटीज, डिस्क्रिमिनेशन एग्जिस्ट करता है, उसे क्या करना चाहिए, उसको रिमूव करना चाहिए, उसके खिलाफ काम करना चाहिए। Those who wrote the Constitution of India document that laid out the rules by which the nation would function, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा था, ठीक है, जिनके द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, एक और चीज पढ़ लीजिए। कॉन्स्टिट्यूशन बहुत बार वर्ड यूज हो रहा है, ठीक है, तो आप पढ़ लीजिए कॉन्स्टिट्यूशन। ये एक बुक होती है, कॉन्स्टिट्यूशन एक बुक होती है जिसमें रूल्स रेगुलेशन लिखे जाते हैं कि कंट्री कैसे रन करेगी, ठीक है। कि जैसा इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि इंडिया जो है वो कैसे वर्क करेगी, कैसे रन करेगी, यहाँ के लोगों की ड्यूटी क्या है, यहाँ के लोगों के राइट्स क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में वो सब चीजें लिखी जाती हैं। ये एक ऐसी किताब है जिसमें रूल्स और रेगुलेशन लिखे गए हैं। अगर हम कोई भी लॉ ब्रेक करते हैं, ठीक है, हमने लॉ ब्रेक कर दिया, एग्जाम्पल के तौर पे कोई लॉ ब्रेक किया या कुछ भी ऐसा, तो उसमें हमें क्यों पनिशमेंट मिली, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि हम पर्टिकुलर लॉ को ब्रेक नहीं कर सकते, इसलिए तो हमें पनिशमेंट मिली। तो कॉन्स्टिट्यूशन में रूल्स और रेगुलेशन लिखे जाते हैं कि हाउ टू कंट्री वर्क, मतलब कैसे वो फंक्शन करेगी, कैसे आगे चलेगी, किस तरीके से। अभी अब जैसे फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, ठीक है, लिखे हैं, पता है। अगर इस कॉन्स्टिट्यूशन में बुक में नहीं लिखे जाएंगे तो कोई फॉलो भी नहीं करेगा, हर कोई ब्रेक करने लगेगा।
क्यों ब्रेक करने लगे? अरे कौन देख रहा है, इस तरीके से माइंडसेट बना ले। तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसी बुक है जो कंट्री को रन करने में हेल्प करती है, मतलब हेल्प नहीं करती, जिसके अकॉर्डिंग कंट्री रन की जाती है। आई होप कॉन्स्टिट्यूशन आपको समझ में आ गया होगा। तो 1947 के बाद कंट्री आज़ाद हुई। कंट्री आज़ाद होने के बाद कंट्री को रन करने के लिए भी रूल्स रेगुलेशन जरूरी है ना, तो कॉन्स्टिट्यूशन भी फ्रेम किया गया। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन की हेल्प से ही बेटा हम अवेयर होते हैं, हमें जानकारी मिलती है कि कैसे कंट्री आगे फंक्शन करेगी, काम करेगी। Which discrimination had been practiced in our society and how people had struggled against this. Many leaders of this struggle, such as Dr. Bhimrao Ambedkar, had also fought for the rights of the Dalit. जो डिस्क्रिमिनेशन हमारी सोसाइटी में चल रहा था, हो रहा था, उसके खिलाफ काफी लोगों ने क्या किया, स्ट्रगल किया। उनमें से एक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे, जिन्होंने स्ट्रगल किया, लड़ाई की, किसके लिए? दलित के लिए। सिर्फ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भी नहीं, और भी लीडर्स थे जिन्होंने इनइक्वलिटीज, डिस्क्रिमिनेशन को हटाने के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया कि ये चीजें, ये कॉन्सेप्ट हटना चाहिए सोसाइटी से। So these leaders set out a vision and goals in the constitution to ensure that all people of India were considered equal. इसलिए लीडर्स ने, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में विजन और गोल लिखा गया। विजन का मतलब और एक गोल का मतलब, एक समझ लीजिए, गोल मतलब हमें जो करना है, मुझे अभी कोई काम करना है तो वो मेरा गोल है, ठीक है। अभी मतलब मुझे अभी कुछ समय के लिए भी थोड़े थोड़े क्या काम करने हैं, मतलब थोड़े एक दो साल में मुझे क्या क्या काम करने हैं, ये मेरा गोल है। या फिर आप एक वन डे से समझ लीजिए थे, आज मेरा क्या, मतलब वन डे में मेरे को क्या क्या करना है, वन डे में मुझे क्या क्या करना है, ये मैंने गोल बना लिया, ठीक है। वन गोल तैयार हो गए, मेरे स्टडीज तैयार हो गई, मुझे किस तरीके से काम करना है। विजन का मतलब होता है कि जब मैंने अपने एक दिन के काम सही करे, फिर मैं दूसरे दिन के करूंगी, तीसरे दिन के करूंगी, मैंने कोई गलती नहीं करी, कुछ भी गलत नहीं हुआ, मतलब तो क्या होगा, एक टाइम के बाद मैं बहुत परफेक्ट हो जाऊंगी काम करने में, ठीक है। कुछ भी गलत नहीं किया। गोल्स मतलब अपनी लाइफ के लक्ष्य, जब हम अपने लक्ष्य के लिए काम करेंगे, मैं लक्ष्य सेट कर लिया, एम सेट कर लिया कि ये मेरा एम है, तो विजन मतलब ये कि वो आगे जाके उसमें ट्रांसफर हो जाए, मतलब मैं 7 साल के बाद कहाँ होंगी, या 7 साल के बाद वो विजन मैं प्राप्त कर लूंगी। एग्जाम्पल के तौर पे किसी का गोल है डॉक्टर बनना, ठीक है, तो उसके लिए, उस डॉक्टर बनने के लिए उसने सारे जितने भी मतलब अपने लक्ष्य सेट कर लिया कि मैं 8 घंटे पढ़ूंगा, ठीक है, कोई भी मतलब 8 घंटे पढ़ूंगा, फिर इस तरीके से पेपर की प्रैक्टिस वगैरह ये सब करूंगा, तो ये गोल है, उसकी लाइफ का लक्ष्य है। विजन, जब वो ये सारे गोल सेट कर लेगा तो वो अपने विजन पे पहुंच जाएगा, यानी कि वो डॉक्टर बन जाएगा, ठीक है। तो विजन ये चीज होती है, गोल है। गोल मेरी लाइफ के लक्ष्य, और लक्ष्य को पूरा करने के बाद ही मैं विजन पे पहुंचता हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन में गोल लिखे गए कि हमें ये करना है कि मतलब किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो, और विजन मतलब एक टाइम के बाद एक ऐसी कंडीशन आ जाएगी, एक ऐसा टाइम आ जाएगा कि किसी के साथ डिस्क्रिमिनेट होगा भी नहीं। विजन मतलब एक तरीके से स्वतंत्र सपना, ठीक है, आगे की सोच, इस तरीके से। तो इसलिए उसमें लिखे गए कि ये सारी चीजें, विजन और गोल सेट की गए कॉन्स्टिट्यूशन में। दिस इक्वलिटी ऑफ ऑल पर्सन सीज एन अ की वैल्यू दैट यूनाइट अस ऑल एज इंडियंस, एवरीवन हैज इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज। जब ये लिखा गया कॉन्स्टिट्यूशन में कि हम सब एक है, इक्वल है, तो ये क्या होता है, इससे की वैल्यू ऐड हो जाती है, मतलब यूनिटी ऐड हो जाती है। जब सभी लोग एक होंगे तो एक तरीके से वैल्यू ऐड हो गई ना। अब किसी के मन के अंदर किसी भी तरीके की इंसल्ट फील नहीं होगी उन्हें कि हम, हमारे साथ ये गलत बिहेवियर हो रहा है या हमें ये राइट नहीं मिले, सब इक्वल है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। तो हमारे अंदर पॉजिटिविटी बढ़ गई और हम यूनिटी क्रिएट करेंगे फिर, ठीक है। अनटचेबिलिटी इज अ क्राइम एंड हैज बीन लीगली एबोलिश्ड बाय लॉ। जब कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हुआ और उसमें लिखा गया कि ऑल वी आर इक्वल, तो लॉ में ये भी लिखा गया कि जो भी व्यक्ति अनटचेबिलिटी को फॉलो करेगा वो क्या होगा, उसको पनिशमेंट दी जाएगी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि हम सब बराबर हैं, हम सब इक्वल हैं, लॉ के द्वारा उसको पनिश किया जाएगा। पीपल आर फ्री टू चूज द काइंड ऑफ वर्क दे विश टू डू। सारे लोग अब फ्री हैं
कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग कि हम जो चाहें वैसा काम कर सकते हैं जैसे चाहें. Government jobs are open to all people. In addition, the Constitution also places responsibility on the government to take specific steps to realize right to equality for poor and other such marginal communities. कॉन्स्टिट्यूशन में एक और चीज लिखी है, एक बात और आप सब समझ लीजिए. ये जो मार्जिनल कम्युनिटी स्पेसिफिक रियलाइजेशन है उसका मतलब समझ लीजिए. रिजर्वेशन एक वर्ड सुना होगा आपने. रिजर्वेशन का मतलब होता है कुछ चीज प्रोटेक्ट कर देना किसी के लिए, ठीक है. कुछ चीज प्रोटेक्ट कर देना. रिजर्व मतलब बुक कर रखी है आपने, एक तरीके से प्रोटेक्ट कर सकती है, उस चीज को कोई और यूज नहीं कर सकता. एग्जाम्पल के तौर पे आपने एक के लिए कोई जगह बुक कर रखी है कहीं पे, तो उस जगह को डी परचेज नहीं कर सकता है क्योंकि आपने ए के लिए प्रोटेक्ट करके रखी है, ठीक है. भले वो जगह खाली रह जाए लेकिन बी उस पर आकर के नहीं बैठ सकता क्योंकि वो रिजर्व्ड है किसी के लिए. तो कॉन्स्टिट्यूशन में एक टर्म रिजर्वेशन भी दिया गया है किसके लिए? दलित लोगों के लिए, ताकि वो इनइक्वालिटीज फील ना करें. और जो मार्जिनल कम्युनिटीज होती हैं उनके लिए भी. The writers of the Constitution also said that respect for diversity was a significant element in ensuring equality. राइटर्स जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है उन्होंने कहा है कि डाइवर्सिटी एक रिस्पेक्टफुली एलिमेंट है, मतलब एक बहुत अच्छा एलिमेंट है कि हम सब डिफरेंट होते हुए, डिफरेंट कल्चर को बिलोंग करते हुए, हर कास्ट कल्चर बिलीफ को बिलोंग करते हुए फिर भी हम एक हैं, यूनिटी है हमारे अंदर. मतलब तो ये क्या है, एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है, इसे हमें नेगेटिविटी की तरह नहीं देखना चाहिए, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है. They felt that people must have the freedom to follow their religion, celebrate their festival, express themselves freely. They said that no one language, religion or festival should become compulsory for all. Although they said that government must treat all religions equally. जैसा कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि हाँ, मतलब कोई पर्सन अपना रिलीजन चेंज करना चाहे वो इजीली चेंज कर सकते हैं, जो चाहे जॉब कर सकते हैं, जैसा चाहे वैसा कल्चर फॉलो कर सकते हैं, मतलब फ्री है. इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग सिटीजन ऑफ द इंडिया यानी कि इंडियन फ्री है किसी भी काम को करने के, कोई बाउंडेशन नहीं है. वो हिस्ट्री के टाइम पे था, लेकिन अब जब से कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हुआ है तो हर लोग फ्री हैं सारे काम करने के लिए. गवर्नमेंट ने कभी ऑफिशियली किसी रिलीजन को मतलब डिक्लेयर नहीं किया. कोई लैंग्वेज ऐसी ऑफिशियल नहीं, जो लैंग्वेज आप चाहे वो बोल सकते हैं, जैसा आप चाहें वैसे वैसे. India became secular country where people different religion and faith have the freedom to practice. India is secular country. Secular country का मतलब होता है एक ऐसी जगह, एक ऐसी कंट्री जहां पर सारे धर्मों को, सारे रिलीजन को क्या दिया जाता है, रिस्पेक्ट दी जाती है. तो इंडिया एक सेकुलर कंट्री है, सारे रिलीजन को यहाँ पर रिस्पेक्टफुली ट्रीट किया जाता है और जो पर्सन जैसा चाहे वो अपने रिलीजन को अडॉप्ट कर सकते हैं विदाउट एनी फियर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, किसी डर के बिना. This is seen as an important element of our unity. ये क्या है, एक बहुत important element है, ठीक है, किस चीज का, हमारी यूनिट का. That we all live together and respect one another. Important element है कि हम भले ही अलग अलग तरीके से रहते हों, अलग अलग चीज को फॉलो करते हों, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, एक दूसरे की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, ठीक है. अगर हम किसी और कल्चर को फॉलो करते हैं और हमारा फ्रेंड है या हमारे कलीग, मतलब कोई भी है हमारे सोसाइटी में, तो हम उनकी भी रिस्पेक्ट करते हैं. तो ये बहुत पॉजिटिव एलिमेंट है कि हम अलग होने के बावजूद भी सबके साथ क्या रिस्पेक्टफुली ट्रीट कर रहे हैं, रिस्पेक्टफुली ट्रीट कर रहे हैं. These ideas are enriched in our constitution. Enriched का मतलब होता है मतलब क्वालिटी बढ़ा देना किसी चीज की, ठीक है. तो ये आइडिया है कि मतलब हम सब इक्वल है, कोई भी धर्म किसी भी धर्म को कोई भी पर्सन किसी भी धर्म को अडॉप्ट कर सकता है. ये सारे जो एलिमेंट्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो क्वालिटी है उसको बढ़ाते हैं. This chapter points out that inequality exists even today. Equality is a value that we have to keep striving for and not something. इसमें हमने ये पढ़ा पूरे चैप्टर में कि जो इक्वलिटी थी उसके लिए लोगों ने कितना स्ट्रगल किया, कितनी प्रॉब्लम को फेस किया. जो आज इक्वलिटी हमें देखने को मिल रही है इंडिया में, वो एक सडनली नहीं आ गई है. लोगों ने उसके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है, तब जाकर के इंडिया में इतने चेंजेस आए. तो आज ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है 6th क्लास. कल हम इससे रिटन वर्क स्टार्ट करेंगे बेटा, और आज आप इसे रीड करेंगे और इसके
रिलेटेड आपको रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू बताएंगे कि मैम हमें पर्टिकुलर पैराग्राफ में ये प्रॉब्लम हो रही है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, और प्लीज़ डे टू डे स्टडी करते रहे, बर्डन ना बढ़ाएं अपना कि नहीं आज नहीं हम कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे। इससे आपका क्या होगा, बर्डन बढ़ता जाएगा और कुछ नहीं। आ रहा है? और आपके पास एक बार अगर स्टडी इकट्ठी हो गई, कोई चीज़ इकट्ठी हो जाती है तो फिर नहीं हो पाता ठीक से, उतना पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आ पाता है। तो गुड मॉर्निंग, कल फिर करते हैं, पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। ओके।